वो उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सांसद नफरत फैलाने में लगे हैं। अब समय आ गया उनको उनकी असल जगह पहुंचाने का। नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा वापस आके हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमें खुद डॉक्टर अम्बेडकर बनना होगा, तैयार रहना होगा, हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि भगत सिंह दूसरे पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमें खुद भगत सिंह बनना होगा। ये मसला केवल डॉक्टर रितु का नहीं है, ये मसला केवल डॉक्टर रतनलाल का नहीं है। हमारे हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं जो नौकरी में जहाँ भी जिस विभाग में है उसका उत्पीड़न होता ही होता है। उसका प्रमोशन जब होने को आता है तो कोई ना कोई फर्जी कंप्लेंट लगाई जाती है और उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। आज पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के द्वारा लिस्टें तैयार होती है, केवल आरएसएस के लोगों का सिलेक्शन होता है। ये जो सविता रॉय हैं, आरएसएस द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। अन्यथा अगर कोई दूसरा आदमी अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाए, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। मेरे साथ अभी पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं और डॉक्टर रितु के आंदोलन में आए हुए हैं। सर, जिस टीचर पर आरोप है, डॉक्टर रितु ने कई एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं, वो कुर्सी पर बैठी हुई हैं और डॉक्टर रितु आंदोलन में। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि वो कुर्सी पर हैं। मुझे इस बात पर भी कोई आश्चर्य नहीं कि वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं, क्योंकि आज जो सरकार है वो सरकार खुद जातिवादी है। सरकार के सांसद मंत्री खुद नफरत फैला रहे हैं। मैं डॉक्टर रितु को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे घर परिवार की बच्ची की तरह है। हमेशा मेरे घर पे बच्चों के साथ आना जाना रहा है। शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, शी इज़ कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट PhD इन साइकोलॉजी, और वो बहुत ही ब्रिलियंट और एक ब्राइट, मैं समझता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर दौलत राम कॉलेज को मिली थी। उनके बोलने के तरीके से, उनकी काबिलियत से मुझे लगता है कि DRC कॉलेज की प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, क्योंकि वो हमारे लोगों को, काबिल लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जैसे पहले तो हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया, और हमारे लोग कभी PhD में एडमिशन लेते हैं तो उनको सालों साल धक्के खिलवाते हैं। जो गाइड होता है वो पहले से ही प्रीजुडिस होता है कि ये शेड्यूल कास्ट है, उसको आसानी से PhD नहीं करने देते, सालों साल घुमाते हैं। हमारा आदमी PhD करके निकलता है तो बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद PhD करता है, और उसके बाद फिर सिलेक्शन। मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं है। कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो चुनती है। आज पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में आरएसएस के द्वारा लिस्टें तैयार होती है, केवल आरएसएस के लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर रिटर्न टेस्ट होता तो शायद उसमें फिर काबिलियत की कुछ फर्क हो जाती है। मैं समझूं कि ये जो हाथ में पोस्टर भाई साहब के, ये जो सविता रॉय हैं, आरएसएस द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो उस संगठन से जुड़ी हैं, उनको प्रोटेक्शन है। अन्यथा अगर कोई दूसरा आदमी अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाए, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभी तक पुलिस का उसको गिरफ्तार ना किया जाना, पहली बात तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मुकदमा दर्ज नहीं किया, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, कोर्ट में जाके कंप्लेंट केस डालना पड़ा, कोर्ट से डायरेक्शन के बाद इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, कोई आसानी से नहीं हुई है। मतलब यहाँ तो न्याय लेने के लिए देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और मुझे लगता है मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस लड़ाई को, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, इसे बुद्धि और विवेक से लड़ना पड़ेगा। समाज दो भाग में बंट चुका पूरा देश, एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ समतावाद है, एक तरफ विषमतावाद है, एक तरफ न्याय है, एक तरफ अन्याय है। तो हमें अपने न्याय के पाने के लिए अपनी लड़ाई को अब ये भीख की तरह मांगने से नहीं होगा। हमें पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को एकजुट होने की ज़रूरत है। 88% लोगों पे 12% राज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 88% लोग बिखरे हुए हैं। और दूसरा बड़ा कारण है, जाति जिन्होंने बनाई अपने फ़ायदे के लिए बनाई, वो फ़ायदे में है।
और जिनको परेशान करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए जातियाँ बनाई, उन लोगों ने जाति को स्वीकार कर लिया और खुद जाति में बट गए। आज रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते, वो भी अपनी जाति में लड़की लड़का ढूंढते हैं। तो अगर जाति उत्पीड़न का कारण है, तो जब तक जातियाँ बनी रहेंगी तब तक जाति की वजह से उत्पीड़न बना रहेगा। ये बात समझ लीजिए। जाति है, सारी बीमारी की जड़ जाति है। तो पहले तो लोगों को जातियों को छोड़ना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक मार्ग दिया, बुद्ध का मार्ग, जो शांति और मानवता का मार्ग है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात है, उस मार्ग पे जिस दिन सारे बहुजन आ गए, उस दिन ये 12% लोगों की सरकार जो देश के पूरे न्यायालयों पर, देश के सारे संस्थानों पर कब्जा करके बैठी है। सब जगह वाइस चांसलर इनके हैं, यानी जहाँ से निर्णय होता है वो निर्णय लेने की सारी पावर उनके पास है। पूरे देश के संसाधनों पर उनका कब्जा है। लंबे समय से आप वकालत भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि संविधान पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया है? संविधान को इन लोगों ने मुट्ठी में कर लिया है और जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से नियम को लागू कर रहे हैं, करवा रहे हैं। क्योंकि SC/ST कहता है कि इमीडिएट अरेस्ट बंदों को किया जाना चाहिए और इसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नहीं, एक्चुअली ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके नियत लागू करने वालों की नियत अच्छी नहीं है तो संविधान बेकार हो जाएगा। और संविधान में एक छोटी मोटी कमी भी हो, उसको लागू करने वालों की नियत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आज संविधान के हिसाब से तो सरकार चल ही नहीं रही है। जैसा अभी दिल्ली सरकार के सर्विस मैटर पे क्या अधिकारी किसके अधीन रहेंगे, चुनी हुई सरकार पे रहेंगे या LG के पास रहेंगे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि जो सरकार जनता ने चुनी है अधिकारी उसके अधीन रहेंगे। लेकिन उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके पहले अध्यादेश लेकर आया, फिर संसद में उसको पास कर लिया। लेकिन जब बात संविधान की आती है, संविधान को मान कहाँ रहे हैं? लेकिन बात जब संविधान की आती है तो मोदी जी के खासम खास हैं विवेक देव रॉय। उन्होंने कहा कि संविधान को बदल दिया जाए, नए भारत को नए संविधान की जरूरत है। एक्चुअली ये बात देवराय जी ने खुद नहीं बोली है, ये बात देवराय जी से बुलवाई गई है। विवेक देवराय जो प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन है, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, वो कहलवाया गया उनसे। वो तो समझ लो मोदी जी खुद बोल रहे हैं, पर मोदी जी में इतनी हिम्मत तो है नहीं खुद उठे यहाँ के सामने बोले, क्योंकि उन्हें वोट लेना है। लेकिन मैं बता दूं, इस बार 2024 में देश के लोग इनको जवाब देंगे। मनुवादियों को अम्बेडकरवाद की जीत होगी, भारत के संविधान की जीत होगी, भारत के प्रजातंत्र की जीत होगी, मानवता की जीत होगी। ये नफरत की राजनीति पे हम ब्रेक लगाने वाले हैं। ये मसला केवल डॉक्टर रितु का नहीं है, ये मसला केवल डॉक्टर रतनलाल का नहीं है। हमारे हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं जो नौकरी में जहाँ भी जिस विभाग में है उसका उत्पीड़न होता ही होता है। उसका प्रमोशन जब होने को आता है तो कोई ना कोई फर्जी कंप्लेंट लगाई जाती है और उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको प्रमोशन होने कुछ तरक्की मिलनी है, उस पर कोई फर्जी सी कंप्लेंट बना के चार्जशीट कर दी जाती है। तो ये तो एक बड़ा साजिश के तहत चल रहा है, ये कोई ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है मनवादियों की इस देश में, अम्बेडकरवादियों को, मानवतावादियों को, न्याय पसंद लोगों को रोकने की। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी इस बात को जान गए कि 88% धीरे धीरे एक हो रहा है। ये भी इस बात को जान गए कि इनको पता लग गया इनकी हकमारी हुई है। तो अपने हक के लिए पूरे बहुजन समाज के लोग आज जिस मजबूती के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और अब तो ऐसे सांसद और विधायक और मंत्री वो लोग भी हो गए हैं जो अब अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगे। बेशक उसकी संख्या भी बहुत कम है, ज़्यादातर संख्या गद्दारों की है, जिन्होंने बाबा साहेब के संविधान का फ़ायदा उठा के सदस्यता तो हासिल की लेकिन वफादार साबित नहीं हुए। लेकिन कुछ लोगों ने वफादारी की है, वो बोलने लगे हैं, लड़ाई आगे बढ़ी है, निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और ये अन्याय पर आधारित, विषमता पर आधारित जो ये सामाजिक व्यवस्था है मनुवाद की, इसका खात्मा होना तय है। डॉक्टर रितु कह रही हैं कि अब नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए। डॉक्टर रितु देश की बेटी हैं, बहुजन समाज की बेटी हैं। हमने देखा दिल्ली की सड़कों पर पहलवान बेटियों ने आंदोलन किया और किस तरीके से उन्हें घसीटा गया। उनका गुनाह क्या था?
कि वे लोग इंसाफ मांग रही थी। डॉक्टर रितु भी इंसाफ मांग रही हैं, सड़कों पर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साबित हो गया कि केंद्र में एक तानाशाह सरकार है। वो किसी संविधान को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। वो ना महिलाओं के साथ है, ना दलितों के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है, ना किसान के साथ है। वो तो केवल अपने मनुवाद को मजबूत करने में लगी है। वो उनके नेता, उनके मंत्री, उनके सांसद नफरत फैलाने में लगे हैं। अब समय आ गया उनको उनकी असल जगह पहुंचाने का। हमारी हकमारी हुई है तो हमको लड़ना होगा। हमें अपने हक के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। ये कोई और आएगा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा वापस आके हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमें खुद डॉक्टर अम्बेडकर बनना होगा। हमें माननीय कांशीराम साहब बनना होगा। हमें हर प्रकार के सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना होगा। हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि भगत सिंह दूसरे पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमें खुद भगत सिंह बनना होगा। हम अगर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे, इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे, निश्चित तौर पर मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मनवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा और हमारे लोग किसी से अपने हक के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अपना हक छीन लेंगे। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हक हमको छीनना होगा, तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और डॉक्टर रितु लगातार सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रही हैं और सविता रॉय को जेल भेजने की बात लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन आशिक के साथ मैं नवीन मनंदन, नेशनल दस्तक और फैकल्टी DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।